नमस्कार फ्रेंड्स। आज के जोहार परिचर्चा में हमारे मेहमान हैं पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह जी, जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने उसकी सदस्यता ले ली है। सर, सबसे पहला सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पूर्व आप बड़े स्वच्छंद रूप से, जैसे आप अपने सर्विस आवर में अपने गरिमा और अपने वैभव के लिए जाने जाते थे सर्विस का, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप बीजेपी पार्टी में आने के बाद? अब जुड़ने के बाद मैं बीजेपी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक के रूप में कल सबसे पहले तो मैं जमशेदपुर आने के बाद मन की बात में सम्मिलित हुआ। जी। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन की बात से शुरू से ही हमको काफ़ी प्रेरणा मिलते रही है। पहले ऑफिसर के रूप में उसको देखते थे, अब एक बीजेपी के सेवक के रूप में कल उसको देखा। जी। उसके बाद लोकसभा स्तरीय एक बड़ा कार्यक्रम सामने था। उसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सिद्धनाथ सिंह जी आए हुए थे। उस पार्टी में भी एक कार्यकर्ता की भूमिका में मैंने 3 घंटे वहाँ रहा और सभी की बातों को ध्यान से सुना, क्योंकि सबसे पहले किसी भी संगठन में जाने के बाद आपको जरूरी है कि उस संगठन को समझें और उस संगठन में कार्यकर्ता के रूप में काम करें। तो मैंने वो चीज प्रारंभ कर दिया है। जी जी, बिल्कुल। आपने एकदम बिल्कुल प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ आपने उस क्लास से अपनी जर्नी की शुरुआत की है, जो जर्नी बहुत आगे तक जाएगी और ये राज्य के लिए बहुत उपयुक्त है। सर, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आपकी अब वो पार्टी है और आप उस पार्टी के सदस्य हैं, कहती है पार्टी विद डिफरेंस। हमारी पार्टी कुछ और पार्टियों से अलग है, क्योंकि ये यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे जो आज के नरेंद्र मोदी जी हैं, या तब के जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, कहते थे कि हम मूल्यपरक राजनीति करते हैं। तो क्या उसमें कहना चाहेंगे सर, क्योंकि आप भी उसके एक पुरोधा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने अनुज जी, और यही कारण है कि मैं भाजपा पार्टी को चुना अपना अगली पारी के लिए। जी। भाजपा पार्टी सबसे पहले है कि भारतीय जनता पार्टी विथ डिफरेंस क्यों है, जी। तो इस पर मैं आपको 2-3 शब्द में बताना चाहूंगा। जी। कि पहली बात है कि भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपीजमेंट पॉलिसी में विश्वास नहीं करती है। जी। ये धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है। ये नहीं कि वोट के चलते किसी एक कम्युनिटी को खुश करके उसको अपने तरफ करके और वोट लिया जाए। जी। ये भाजपा की नीति शुरू से नहीं रही है जी। और ये मैं बहुत पसंद करता हूँ। जी। दूसरा है माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र जो उन्होंने दिया है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। जी। ये भी बहुत प्रभावित करने वाला है और मैं समझता हूँ कि ये भी डिफरेंस है अदर पार्टियों से। जी। और तीसरी चीज़ जो भाजपा के साथ सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि अभी जो हम लोगों ने 10 साल से देखा है, विगत 9 साल से आप देख रहे हैं कि करप्शन में इंटॉलरेंस है माननीय प्रधानमंत्री जी का। जी। और उन्हीं के सिद्धांतों से प्रेरित होकर अभी कई आईएएस आईपीएस पार्टी से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा इम्पोर्टेंट कार्य भी उनको दिया गया है। जी। जैसे मैं जब बिहार में था तो आरके सिंह हम लोगों के एक आदर्श होते थे। उस समय वो सेक्रेटरी थे हमारे होम डिपार्टमेंट के, होम सेक्रेटरी थे। तो हम लोगों ने काफ़ी उनसे प्रभावित रहते थे। अभी जो रेल मंत्री हमारे हैं, इनसे जयशंकर जी हमारे जो विदेश मंत्री हैं, ये सब लोग आदर्श हैं और हम समझते हैं कि कई ऑफिसर्स जो हैं उनका रुझान भाजपा की तरफ है। मैं भी उसमें एक था और इसलिए मैंने अंततः एक साधारण कार्यकर्ता की तरह भाजपा में जाने का निर्णय लिया। तो इसीलिए भाजपा विथ डिफरेंस है, बाकी पार्टियों से अलग है और कैडर बेस्ड पार्टी है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो इस पार्टी में आने के बाद मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल आप ठीक कहा, क्योंकि ये जो हमारे ड्राई ऑनेस्ट और रोल मॉडल ब्यूरोक्रेट्स थे, उनकी भी ये पार्टी बनती जा रही है, क्योंकि पार्टी विद डिफरेंस है। सर, एक बात सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री जी हमारे अब
बिल्कुल उस मोड में आ गए हैं जिससे कि वो बहुत बड़े बदलाव देश के साथ देश को बड़े उच्च शिखर पे पहुंचाने का काम में लगे हुए हैं। जो 9 साल बेमिसाल जो काम जनता तक पहुंचनी चाहिए, आप लोग उसके लिए सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं, आप लोग सबसे बड़े स्पीकर और स्पोक्स पर्सन हो सकते हैं 9 साल बेमिसाल के। सर, उसको कैसे देख रहे हैं आप? कैसे जनता तक पहुंचाई जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा 9 साल के कामों को जनता जान सके, जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है? देखिए, अगर विगत 9 साल के कार्यों को आप देखें तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कार्यों को जरूर गिनाना चाहूंगा जी। कि सबसे पहला काम जो प्रधानमंत्री ने किया वो था जनधन योजना। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों का खाता खुलवाया गया। उस समय मुझे याद है, मैं एसपी था, लाइन लगा हुआ था बैंकों में खाता खुलवाने के लिए और जीरो बैलेंस पे खाता खुला। ये भारत, आजाद भारत देश में पहली बार हुआ ऐसा। उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तो आपको याद होगा उन्होंने पूरे मीडिया के सामने दिल्ली से ये कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो गरीब के खाते में 10 पैसे पहुंचता है। मतलब उन्होंने वर्चुअली एक्सेप्ट किया था कि 90% करप्शन में चला जाता है। ये डीबीटी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों का जो खाता खुलवा दिया। अब 1 रुपया अगर आता है तो एक क्लिक में, एक बटन दबाने पर वो सीधे गरीबों के खाता में चला जाता है। तो करोड़ों करोड़ रुपए इधर, चाहे वो किसान का भत्ता हो या बेरोजगारी भत्ता हो या गरीबों का किसी भी तरह का भत्ता हो, ये सारे भत्ते अब सीधे से सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं और कहीं बिचौलिया नहीं है। ये बहुत बड़ा आज़ाद भारत का बदलाव है और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ है, गरीबों का अकाउंट खोलने से हुआ है। दूसरा आप देखेंगे उज्ज्वला योजना। गरीब के घरों में गैस के चूल्हे पर खाना बनेगा। चूंकि हम भी पलामू के रहने वाले हैं, हम लोग के यहाँ भी घरों में लकड़ियां पे खाना बनती थी। गरीब के घरों में गैस के चूल्हे पे खाना बनेगा। ये अगर किसी ने विजुअलाइज किया है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई ने विजुअलाइज किया और गरीबों को फ्री में गैस का चूल्हा मिला और गरीबों के घर में खाना बनना शुरू हुआ। तीसरा, आजादी के 70 साल के बाद भी गांवों में शौचालय नहीं था। शौचालय बनाने का डिसीजन, ये कोई छोटा डिसीजन नहीं था और पूरे देश में इतने सब लोगों को, सारे डीसी और एसपी उसमें लगे हुए थे। उस समय मैंने उसका पार्ट था और सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके शौचालय को बनाया गया और ओडीएफ डिक्लेयर किया गया। ये बहुत बड़ी बात थी एक आज़ाद भारत में। तो ये ऐसे ऐसे कार्य हुए। आप कोविड के समय को ही ले लीजिए, 140 करोड़ की आबादी को वैक्सीन लगाना भारत जैसे गरीब मुल्क के लिए आसान काम नहीं था। उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस कार्य प्रणाली को अपनाते हुए, जिस पारदर्शिता के साथ ये वैक्सीनेशन का काम हुआ, फ्री में वैक्सीन लगाई गई। आज आप एक क्लिक करें तो आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बिल्कुल, ये अद्वितीय है और ये भारत में संभव हो सका सिर्फ और सिर्फ विजनरी प्रधानमंत्री के चलते। तो 9 साल के कार्य, और अगर आप पूछेंगे लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित या देश की सुरक्षा से संबंधित, राष्ट्रीयता से संबंधित, तो धारा 370 हटाना आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि मैं उस समय एसपी था जब धारा 370 हटा था। बहुत लोगों को लगा कि देश में क्या होगा, अब क्या होगा, कश्मीर में क्या हो जाएगा, पूरे देश में अफरा तफरी मच जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और धारा 370 हटा, जम्मू कश्मीर में शांति आई और जो एक बदनुमा दाग जम्मू कश्मीर पे था धारा 370 का, भारत के ऊपर जो था, वो खत्म हुआ। ये बहुत बड़ा अद्वितीय काम है, कोई छोटा काम नहीं था। ये 3 तलाक का ही मामला देखिए, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए इससे बड़ा काम और कुछ नहीं हो सकता है। उनकी सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए ये इससे बड़ा काम नहीं हो सकता है कि महिला सशक्तिकरण के दिशा में अगर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कि आप देख रहे हैं डिजिटल ट्रांसफर, बैंकिंग में डिजिटलाइजेशन करना।
ये भी आज इतना सरल हो गया है कि अमेरिका जैसे देश इसका अनुकरण करने के लिए तैयार हैं कि आप गूगल पे से लेकर के सारा पेटीएम और सारे चीज आप एक टिप्स पे यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीज जो हैं, और दूसरा आप कह सकते हैं आयुष्मान योजना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि गरीबों का कैसे इलाज हो। 5 लाख तक गरीबों का आयुष्मान योजना के तहत बीमाकरण करा करके और उनका इलाज कराना, ये कोई छोटा प्रयास नहीं है। हमारे विपक्षी पार्टियों को भले नहीं दिख रहा हो, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि ये ऐसा प्रयास है जिसकी केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सराहना हो रही है। और यही कारण है कि आज भारत का प्रधानमंत्री पूरे विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री है, विश्व का सबसे बड़ा राजनेता के रूप में उभरा है। हमें गर्व होनी चाहिए कि आज अमेरिका का प्रेसिडेंट भी हमारे प्रधानमंत्री को कहता है कि ये बड़े नेता हैं। इससे बड़ी उपलब्धि भारत के नागरिक के लिए हो नहीं सकता है कि आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए लगता है कि दौड़ करके पीछे जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत देश के लोगों के लिए, और मैं समझता हूं कि सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है, और हम भी उसमें एक हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता जिसे भी गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने यशस्वी है, और 9 सालों में जो उपलब्धियां रही है, 9 वर्षों की जो उपलब्धियां है, ये उपलब्धियां इतनी अधिक है कि अगर बखान किया जाए तो घंटों बोला जा सकता है। जी, बहुत बहुत सर, लास्ट नोट पे हैं हम लोग क्योंकि समय आपके पास कम है, और आपको बधाई देने वाले लोगों की तांता लगी हुई है लगातार 2-3 दिन से जब से पार्टी में आप आए हैं। सर, झारखंड स्टेट में कई एक ऐसी बुनियादी समस्या है, और आप झारखंड के ही हैं, आप यहाँ के सदान हैं, लोकल हैं आप। क्या सर झारखंड की मूल समस्या है, 2-3 जो नटसेल में बता दिया जाए? देखिए, शुरुआत में तो झारखंड को विरासत में एक सबसे बड़ी समस्या नक्सल की समस्या मिली थी। पुलिस के प्रयास से बहुत हद तक ये समस्या कंट्रोल में आ गई। लेकिन अभी झारखंड की अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या जो गांव में है वो है पलायन का और रोजगार का। हमारे मुख्यमंत्री अपने नियोजन नीति में बार बार बदलाव करके, लोगों में कंफ्यूजन पैदा करके, नियोजन नीति को तोड़ मड़ोड़ करके, बाहरी भीतरी में फंसा करके इतना उलझा दिए कि उन्होंने जो वादा किया था कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये उलझ के रह गया है। और आज नियोजन नीति में अभी भी किसी को रोजगार नहीं मिला है, और झारखंड बेरोजगारी से जूझ रहा है। और आप देख रहे हैं, मैं चूंकि कई जिलों में एसपी रहा हूँ, आपके सिमडेगा, खूंटी, जमशेदपुर के ग्रामीण इलाका, रांची के ग्रामीण इलाका, गुमला, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां आदिवासी पलायन कर रहे हैं। कोविड के समय हम लोगों ने देखा है कि करोड़ों लोग यहाँ बाहर लेबर के रूप में काम कर रहे थे, जो लेबर पैदल चल चल करके अपने स्टेट में वापस आए थे। वो दर्द को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। जो पुलिस ऑफिसर हम लोगों ने देखा है उस दर्द को। तो झारखंड में अगर 23 सालों में हम लोग देखें तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट रह गए हैं, जबकि हमें होना चाहिए था एम्प्लॉयमेंट देने वाला स्टेट। आजादी के बाद झारखंड एक एम्प्लॉयमेंट देने वाला स्टेट था। आप टाटा को ही देखिए तो टाटा रोजगार देने वाला जगह था, जहां पर महाराष्ट्र से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, आंध्रा से लोग रोजगार के लिए आए थे। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे इस राज्य का कि विकसित राज्य बनने की बजाय हमारे युवा रोजगार के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, केरल जैसे जगहों पे जा रहे हैं। हम अपने यहाँ रोजगार पैदा नहीं कर पाए। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या है कि हम अभी तक बाहरी भीतरी में उलझे हुए हैं। इन चीजों को छोड़ के हमें विकास में उलझना चाहिए। हमें विकसित राज्य बनाने के विषय पर सोचना चाहिए, क्योंकि जब राज्य विकसित होगा, विकास बढ़ेगी, तो बाहर के लोग आपके यहाँ नौकरी करने आएंगे। आपके अपने लोगों से नौकरी नहीं आप पूरा कर पाएंगे। तो आप विकसित राज्य बनाएं तो शायद किसी 1932 के खतियान की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य में रोजगार डेवलप करें, आईटी हब बनाएं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस खोलें, अच्छे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोलें, अच्छे आईटी सेक्टर को डेवलप करें।
टूरिज्म को डेवलप करें। झारखंड को विरासत में इतना टूरिज्म मिला है, नेचर का गिफ्ट है हमारे पास। नेतरहाट से लेकर के किरूबुरू से लेकर के चारों तरफ डैम देखें तो इतने डैम्स हैं यहाँ पर। आपके पास भगवान की कृपा असीम है, लेकिन हम लोग कुछ भी उसको डेवलप नहीं कर पाए। तो अगर मिनरल्स के क्षेत्र में देखें तो ये राज्य वन ऑफ द रिचेस्ट मिनरल स्टेट है, लेकिन आपको पता है कि आज हमारे पास बिजली नहीं है। आप मानगो में चले जाएं, यहीं पर टाटा कमांड एरिया के बाहर चले जाएं, बिजली कट हो रही है। हमारे कोयला से दूसरे जगह रोशन हो रहा है, लेकिन हम अंधेरे में लालटेन में रह रहे हैं। तो समस्याओं का भंडार है। यहाँ के नेताओं को सोचना पड़ेगा, जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हैं, कि राज्य को विकसित कैसे किया जाए। राज्य जब विकसित होगा, सारे लोग खुशहाल हो जाएंगे। राज्य विकसित, जैसे आप एक कल्पना कीजिए ना, घर में अगर इनकम आने लगती है तो किसी भाई में लड़ाई नहीं होगी, लेकिन अगर घर में इनकम नहीं आएगा, हर भाई एक दूसरे को छीनने में लगेगा, अंत में छीनने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो बेहतर है कि घर का इनकम बढ़ाया जाए, घर को डेवलप किया जाए, घर में रहने वाले नागरिक स्वतः खुशहाल हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज जोहार परिचर्चा में बड़ी बेबाकी से बहुत सारी बात बताई, और आज एक जरूर हमें जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री हमारे जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हैं। उन्होंने एक बार कहा था कोविड में कि मैंने आपदा को अवसर में बदल दिया, लेकिन हमारे राज्य में अवसर को आपदा में बदल दिया जाता है। शायद इन सब बातों को दुरुस्त करने के लिए और ठीक करने के लिए आप पार्टी में आए, और ये पार्टी, हमें ऐसा लगता है कि ऐसे नेतृत्वकर्ता के साथ और पार्टी के वर्कर के साथ मजबूत होगी, और राज्य हमारा एक बेहतर और विकसित राज्य होगा। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।